हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैं संजय पारिक फिजिक्स एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो में हमने देखा था कि कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, ऊर्जा वितरण को हम ये क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पे, चिर सममित यांत्रिकी के आधार पे हम ऊर्जा वितरण को समझा नहीं पाए थे, क्योंकि चिर सममित यांत्रिकी की कुछ सीमाएं थी। चिर सममित यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स में यह देखा था कि जो प्रकाश है वो एक वेव की भांति, तरंग की भांति गति करता है। ठीक है, और जबकि हमने वहां पे एक छोटा सा आइडिया लिया था कि मैक्स प्लैंक ने यह बोला था कि प्रकाश जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो पार्टिकल नेचर से अगर हम इस कर्व को डिफाइन करें, इसका एनालिसिस करें, तो पार्टिकल नेचर से हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल कर्व है और थियोरेटिकल कर्व है, अगर मैक्स प्लैंक की थ्योरी, मैक्स प्लैंक के सिद्धांत को हम माने तो थियोरेटिकल कर्व और एक्चुअल कर्व बराबर आते हैं। अर्थात कृष्णिका का जो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस पूरे के पूरे कर्व की आसानी से व्याख्या की जा सकती है, इसे डिफाइन किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इस कर्व को समझाने के लिए क्लासिकली दो वैज्ञानिक थे, दो तरीके के नियम दिए गए, जिन्हें पहला तो था वीन का विकिरण नियम। वीन ने ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वीन ने थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के आधार पर एक नियम दिया कि उसने ये बोला कि भाई ये जो कर्व है, लैम्डा के अकॉर्डिंग कितना वॉल्यूम, कितना इसका स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता निकलती है, इस कर्व को वीन ने अपने नियम द्वारा बताया। इसने ये बोला कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, एक रेंज हो गई, लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में जो मेरी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है, इसकी जो वैल्यू है ई लैम्डा डी लैम्डा, ये होगी ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। ये थर्मोडायनेमिक्स बेसिस पे उसने नियम दिया था, वीन ने विकिरण नियम। बीएससी पार्ट थर्ड में हमारा इतना ही कोर्स में है, इसको हम डायरेक्ट क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन देखना है हमें, तो इसका एक्सप्रेशन हमें ध्यान में रखना है कि वीन का विकिरण नियम हमें वीन ने बताया कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में वीन ने एक विकिरण नियम दिया जो इस ऊर्जा कर्व को, ऊर्जा वक्र को समझाने में सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे इस नियम को हम देखते हैं तो देखिए, आपको पता है ई की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ वक्र होता है, ई की पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपोनेंशियली डाउन होता है, e की पावर माइनस एक्स का एक्सपोनेंशियली डाउन और e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का एक्सपोनेंशियली अप। तो ये जो फैक्टर है वीन के विकिरण नियम में, इस फैक्टर को अगर हम देखें तो लघु तरंगदैर्घ्यों में जब तरंगदैर्घ्य की वैल्यू बढ़ना चालू हुई, तो लघु तरंगदैर्घ्यों के केस में ये तरंगदैर्घ्यों की वैल्यू के हिसाब से ई लैम्डा का मान बढ़ता हुआ आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ई लैम्डा की वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली बढ़ेगी, अर्थात ये आधे वक्र को समझाने में कामयाब हुआ केवल लघु तरंगदैर्घ्य वालों को। अगर लैम्डा की वैल्यू और बढ़ाएं तो इस नियम, वीन के विकिरण नियम के हिसाब से ये वक्र और बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ा नहीं। ये क्या हुआ, एक मैक्सिमम लैम्डा मैक्स तक पहुंचा और उसके बाद में वापस से डाउन चालू हो गया। तो वीन के विकिरण नियम में यह कमी थी कि वीन का विकिरण नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्यों वाले विकिरणों की व्याख्या करने में सफल रहा, जबकि दीर्घ तरंगदैर्घ्यों की यह व्याख्या नहीं कर सका कि लैम्डा मैक्स तक पहुंचने के बाद में अगर लैम्डा की वैल्यू और बढ़े तो ई लैम्डा कम क्यों होता है। यह चीज वीन का विकिरण नियम नहीं समझा पाया। इसको समझाने के लिए दो वैज्ञानिकों ने और प्रयास किए, रेले और जीन्स ने। इन्होंने अपना एक नियम दिया। अब रेले और जीन्स ने क्या बोला कि कृष्णिका के अंदर, जो ब्लैक बॉडी हमने पढ़ी थी सुबह, ब्लैक बॉडी कृष्णिका के अंदर अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी वेव्स होती हैं। अब आप बोलोगे सर स्टेशनरी वेव्स क्या हैं? स्टेशनरी वेव्स होती है जैसे एक वेव इधर से आ रही है और एक वेव इधर से आ रही है, दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों सेम वेव्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिली, इनमें इंटरफेरेंस या व्यतिकरण हुआ। अब इनमें व्यतिकरण हुआ तो ये
इनके अंदर जो एनर्जी होती है, जो तरंग ऊर्जा होती है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करती। आप ये मेरी बात ध्यान रखिए कि स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंगे वे तरंगे होती हैं जो विपरीत दिशा से आती हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उनमें व्यतिकरण होता है, और अप्रगामी तरंगों में जो एनर्जी होती है, तरंग ऊर्जा होती है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेव मूव नहीं करती, स्टेशनरी रहती है, इसलिए इन्हें स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, तो रेले और जीन्स ने यह बोला कि कृष्णिका के अंदर एक अप्रगामी तरंग होती है। ठीक है, अब अप्रगामी तरंग होती है और इनमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कृष्णिका का जो रेडिएशन निकला, उनमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई, उस एनर्जी, जो वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के आधार पे होता है। मतलब कृष्णिका में जो ऊर्जा वितरण होता है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पे होता है। तो रेले और जीन्स ने दो चीजें मानी। पहली तो क्या मानी कि कृष्णिका के अंदर स्टेशनरी वेव्स होती हैं, और दूसरी क्या मानी कि इसके अंदर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का। किसमें? कृष्णिका में। किसमें? रेडिएशन में। तो कृष्णिका के रेडिएशन में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेले और जीन्स ने माना कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पर होता है। अब इसने एक और नियम दिया अपना, इसने भी ये बोला कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में जो ऊर्जा घनत्व है वो 8 पाई kT अपॉन लैम्डा 4 इंटू डी लैम्डा होता है। ये इसने बोला मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पे। अब देखो ये जो 1 अपॉन लैम्डा वाला जो एक्सप्रेशन है, 1 अपॉन लैम्डा वाला मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास में लैम्डा की। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू अपन इंक्रीज करते हैं और बढ़ाते हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा पावर 4 ये वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डाउन होगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई, यू लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू बढ़ाता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो यहां लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू कम हो रही है, बराबर है ना। लेकिन यहां क्या हुआ कि रेले और जीन्स का नियम कृष्णिका के दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग को समझाने में सफल रहा, किंतु लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग को नहीं। चीज समझ में आ रही है? वीन ने विकिरण नियम दिया, वीन का विकिरण नियम तो लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग को समझाने में सफल रहा, और रेले जीन्स का नियम था, रेले जीन्स का नियम दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग को समझाने में सफल रहा। कहने का यह मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर हम कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण का जो वक्र है, इस पूरे वक्र को समझाने में असफल रहे, हमारी लिमिटेशंस थी। इसीलिए मुझे एक नई मैकेनिक्स को डेवलप करने की नीड महसूस हुई, जरूरत महसूस हुई, और सबसे पहले इसके लिए मैक्स प्लैंक ने काम किया। और मैक्स प्लैंक ने यह बोला कि कृष्णिका के अंदर जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में होता है। पहली बात, विद्युत चुंबकीय दोलित्र होते हैं वहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स होते हैं वहां पे। ठीक है, और इन विद्युत चुंबकीय दोलित्रों से अगर कोई उत्सर्जन या अवशोषण होगा तो वो पैकेट्स की फॉर्म में होगा। समझे मेरी बात? और इन पैकेट्स को क्वांटा बोला गया। ठीक है, और इसी के आधार पर इस मैकेनिक्स का नाम क्वांटम मैकेनिक्स रखा गया। वापस से बता देता हूं कि मैक्स प्लैंक ने यह बोला कि कृष्णिका के अंदर विद्युत चुंबकीय दोलित्र होते हैं, और इन विद्युत चुंबकीय दोलित्र से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होगा वो पैकेट्स की फॉर्म में होगा। E, 2E, 3E, 4E मींस कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, विविक्त रूप में होगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, क्वांटा की फॉर्म में होगा। इसीलिए इसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। चीज समझे? अब विद्युत चुंबकीय दोलित्रों के आधार पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पर प्लैंक ने भी क्या किया? एक नियम दिया जिसे प्लैंक का विकिरण नियम कहते हैं। और प्लैंक का विकिरण नियम क्या हुआ कि ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1।
ये मैक्स प्लैंक का नियम था, और ये मैक्स प्लैंक का नियम जो निकाला उन्होंने, इन दोनों को मैथमेटिकली एनालिसिस करके उन्होंने फाइनल ये लॉ दिया जिसे मैक्स प्लैंक का लॉ या मैक्स प्लैंक का विकिरण नियम कहते हैं। और इस विकिरण नियम की सहायता से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को पूरा का पूरा समझाने में सफलता सिद्ध हुई। क्योंकि देखो मैक्स प्लैंक ने बेसिक जो प्रिंसिपल था ना कि लाइट वेव की फॉर्म में मूव करती है, क्लासिकली हम ऐसा सोचते थे, तो मैक्स प्लैंक ने पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को, पूरे के पूरे प्रिंसिपल को चेंज किया और उन्होंने ये बोला कि लाइट वेव की फॉर्म में एज वेल एज पार्टिकल की फॉर्म में मूव करती है, तरंग के रूप में, साथ ही साथ कण के रूप में गति करती है। ठीक है, और तरंग कण का ड्यूअल नेचर जो होता है, ड्यूअल नेचर के कारण जो ये कृष्णिका का विकिरण वक्र है, इसकी उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। अब देखो इस ड्यूअल नेचर का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फीचर और है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे। यहां छोटा सा एक आइडिया देता हूं, 1 मिनट का सुनिएगा। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब हम ये बोलते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी पार्टिकल किसी भी पर्टिकुलर दिशा में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उसका एक साथ स्थिति और वेग या स्थिति और संवेग नहीं नापा जा सकता। क्यों नहीं नापा जा सकता? हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स नहीं है ना, हमारे पास बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में ऑपरेटर्स हैं, लेकिन केवल और केवल ड्यूअल नेचर के कारण, जो द्वैत प्रकृति है, बाद में डी हाइपोथेसिस जो था, डी की जो परिकल्पना थी, उन्होंने भी यही बोला कि जो पार्टिकल, जो मैटर है वो द्वैत प्रकृति का होता है। तो अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है, अनिश्चितता का प्रिंसिपल है, अनिश्चितता का प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि जो प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति का होता है, ड्यूअल नेचर होती है इसकी। ठीक है, तो इसका ड्यूअल नेचर का आउटकम क्या था? अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहां मैक्स प्लैंक ने यह नियम दिया और इस नियम की सहायता से हम कृष्णिका वक्र को पूरा समझाने में सफल हुए। तो यहां यह आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम उसको आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं एयरफोर्स का, नेवी का, ठीक है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, 11th 12th का कोई टॉपिक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। वहां पे मैं आपके उस पर्टिकुलर जो आपको परेशानी है उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डाल दूंगा। आपको कुछ बुक्स प्रेफर कर दूंगा जिसकी सहायता से, जिन बुक्स को पढ़ करके आप आपके एयरफोर्स के पेपर को या टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, नेवी के पेपर को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।